प्यारे बच्चों, ऑनलाइन वर्चुअल कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सम्मुख हिंदी गद्य के स्वरूप और उसके विकास को लेकर के उपस्थित हूँ। यह जाना माना सत्य है कि साहित्य की दो सर्वमान्य शैलियाँ हैं। एक को हम गद्य कहते हैं और दूसरे को हम पद्य कहते हैं। पद्य का संबंध हमारे हृदय पक्ष से होता है और गद्य का संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है। इसलिए हम पद्य की भाषा को हृदय की भाषा और गद्य की भाषा को हम मस्तिष्क की भाषा कहते हैं। गद्य जो होता है वह बुद्धि प्रधान होता है, चिंतन प्रधान होता है, जबकि पद्य में भावों की बहुलता होती है, भावों की प्रधानता होती है। गद्य और पद्य के बीच में अगर हमें एक विभेदक रेखा खींचना हो, दोनों में अंतर स्पष्ट करना चाहें, तो हम उसको सामान्य रूप से इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। गद्य जो होता है वह छंदों के बंधन से मुक्त होता है और पद्य जो होता है वह छंदबद्ध होता है। पद्य में लयबद्धता होती है, जबकि गद्य में इस तरह की कोई बात नहीं होती। शाब्दिक दृष्टि से हम गद्य में शब्दों को उनके उचित स्थान पर ही रखते हैं, उनको इधर से उधर करके हम नहीं रख सकते, जबकि पद्य में ऐसा नहीं है। शब्दों का स्थान परिवर्तित हो जाता है और भाव उसके अनायास ही निकल आते हैं। तो हम गद्य के स्वरूप के बारे में बताने जा रहे हैं कि गद्य की जो व्युत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति है जो है वह संस्कृत के गद धातु से हुई है, जिसमें यत प्रत्यय लगा देने से गद्य शब्द की व्युत्पत्ति होती है। हम अपने दैनिक जीवन में, सामान्य जीवन में, व्यवहारिक जीवन में गद्य का ही अधिक प्रयोग करते हैं। आज जो हम बोलते हैं, अपने भावों को इधर से उधर प्रेषित करते हैं, तो गद्य का ही उपयोग करते हैं। आज गद्य का स्वरूप बहुत विकसित है। आज गद्य साहित्य अपने कलेवर में नाटक, एकांकी, निबंध, रिपोर्टाज, संस्मरण, एकांकी, दैनंदिनी जिसको हम डायरी कहते हैं, यात्रावृत्त, कहानी आदि विविध रूपों को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। अब हम हिंदी गद्य की प्राचीन परंपरा की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगर हिंदी गद्य परंपरा का प्राचीन रूप ढूंढने चलें, तो हमें राजस्थानी ग्रंथों में लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास जो राजस्थान के साहित्य हैं, जिन्हें हम राजस्थानी गद्य साहित्य कहते हैं, उनमें हमें गद्य का प्राचीनतम रूप देखने को मिलता है। राजस्थानी लेखक मुनि जिन विजय का जो कई ग्रंथों का उन्होंने संपादन किया है, जिनमें आराधना, अतियार, बाल शिक्षा, इन संपादित ग्रंथों की जो भाषा है, उसमें हमें गद्य का प्राचीनतम रूप का दर्शन होता है। इसके बाद हम आते हैं मैथिली साहित्य में, तो मैथिली साहित्यकारों के साहित्य में भी हमें गद्य का प्राचीनतम रूप दिखलाई देता है। मैथिली भाषा के एक प्रसिद्ध रचनाकार हैं जिनका नाम है ज्योतिरीश्वर। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जो बहुत चर्चित ग्रंथ है, परीक्षा में भी पूछा जाता है, और उस ग्रंथ का नाम है वर्णरत्नाकर। इस ग्रंथ में भी हम हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप का दर्शन करते हैं। इसके उपरांत ब्रज भाषा का आगमन होता है और ब्रज भाषा की जो प्राचीनतम रचनाएं हैं, उनमें गद्य का प्राचीनतम व्यवस्थित या यूँ कहें कि आधुनिक बीज हमें दिखलाई देता है। तो ब्रज भाषा में गद्य परंपरा की जो रचनाएं हैं, जिन्होंने गद्य परंपरा को आगे बढ़ाया, उनमें गोस्वामी विट्ठल नाथ कृत श्रृंगार रसमंडल, इसके अतिरिक्त गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता और चतुर्भुज दास कृत खट ऋतु वार्ता का मुख्य रूप से वर्णन प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें हमें प्राचीन हिंदी गद्य का
रूप दिखलाई देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि अपभ्रंश काव्यों से खड़ी बोली का उद्भव हुआ है। उन्होंने कहा है कि भोज के समय से, राजा भोज के समय से लेकर के हम्मीरदेव के समय तक अपभ्रंश काव्य की जो परंपरा चली है उसके भीतर कहीं न कहीं हम खड़ी बोली का प्राचीनतम रूप का दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि गद्य जो है वह मस्तिष्क की भाषा है, पद्य जो है वह हृदय की भाषा है। हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप 13वीं शताब्दी में हमें राजस्थान के ग्रंथों में, उसके बाद मैथिली ग्रंथों में, उसके बाद से ब्रजभाषा की रचनाओं में दिखलाई देता है।